मित्रों नमस्कार। लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम। मित्रों, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत हम ये देखते हैं कि डेली की जो हमारी आम बोलचाल की भाषा है उसमें बहुत सारे शब्द इस तरह के हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उसको बोलते भी हैं और समझते भी हैं, लेकिन होता क्या है कि हम उसकी लीगल भाषा को नहीं जानते, उसकी लीगलिटी कितनी है, उसकी लीगल इम्पोर्टेंस कितनी है, इसको नहीं जानते। तो इसको कैसे समझा जाए, तभी उसको बोलने और उस पर डॉक्यूमेंट्स बनाने का असली आपको उसका असर आएगा। कैसे? देखिए, क्या है पावर ऑफ अटॉर्नी। आज का सब्जेक्ट है पावर ऑफ अटॉर्नी। वो बहुत सामान्य सी बात है, पावर ऑफ अटॉर्नी कि भाई किसी को अपने अधिकार दे दिए, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी बना लिए, पावर अटॉर्नी दे दी, ले ली, सब काम हो गया, काम होता चला जाता है। लेकिन जब फंसता है, कोई मामला बनता है, तब उसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो क्यों ना हम ये समझें कि उसकी इम्पोर्टेंस है क्या, पहले से ही समझ लें, जिससे कि वो किस तरह के मामले को फंसने की ज़रूरत ही ना पड़े या उसको उलझने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आज हम समझेंगे पावर ऑफ अटॉर्नी। और कैसे समझेंगे? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट जो अभी 2023 में आया है पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में, उसको मैं आगे चर्चा करूँगा। आप आगे पूरा शांति से अगर इसको सुन लेंगे तो पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मित्रों, चलते हैं इसमें कि पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में है क्या ये। तो ये है एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें कि हम अपनी सारी पावर्स दूसरे को दे देते हैं। अब सारी पावर्स मैंने कहा तो सारी का मतलब सारी, या कभी कभी थोड़ी पावर दे देते हैं, पार्टिकुलरली स्पेसिफिक टाइप की पावर दे देते हैं। तो जब अंतर क्या हो जाता है कि पावर्स एक आदमी से हटकर दूसरे के पास पहुंच जाती है। समझ लीजिए कि आदमी बदल गया लेकिन सारे अधिकार उसके दूसरे के पास पहुंच गए। तो इसको हम कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी लिखित रूप से बाकायदा दी जाएगी, उस पर साइन होंगे, विटनेसेस होंगे, रजिस्टर्ड होगी, नोटराइज होगी, जैसा भी होगा। और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट बन जाने के बाद एक आदमी की सारी पावर्स उसके पास या स्पेसिफिक पावर जिसको दी जा रही है उसको उसके पास ट्रांसफ़र हो जाएंगी। और वो आदमी उस पावर्स को, दूसरे आदमी की पावर्स को बिल्कुल उसी तरह से इस्तेमाल करेगा जैसे कि वो समझ लीजिए कि पहले वाला आदमी ही कर रहा है। और ऐसा ही माना जाएगा सामने दूसरे पक्ष के द्वारा कि अगर ए ने बी को पावर ऑफ अटॉर्नी दी है तो बी जो काम करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी ए ही होगा। ये नहीं कह सकते कि साहब हाँ वो तो बी ने किया है। अब आता है इसमें कि इसको कहते क्या है। जो पावर ऑफ अटॉर्नी देता है उसको प्रिंसिपल कहते हैं और जो पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके फेवर में ली जाती है उसको एजेंट कहेंगे। पावर ऑफ अटॉर्नी, अब मैंने इन सब बातों को समझने के लिए छोटे छोटे से क्वेश्चन बना दिए जिससे कि उनके आंसर से हम बिल्कुल हर चीज़ को समझ लें। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा पावर ऑफ अटॉर्नी कब और क्यों दी जाती है। तो पहले तो ये कि कब दी जाती है, क्या स्थिति आती है। तो इसमें 4 स्थिति हैं। कैसे? किसी संपत्ति की देखभाल करने के लिए कि भाई कोई हमारी प्रॉपर्टी है, उसकी देखभाल हम नहीं कर पा रहे हैं तो किसी दूसरे आदमी को हमने एंटाइटल कर दिया, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, वो उस संपत्ति की देखभाल करेगा, उसके संबंध में सारी देखभाल, हर तरह की देखभाल वो कर सकता है। कोई, या फिर ऐसी स्थिति आ जाती है कि कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कि हम यहाँ बैठे हैं, कोई डॉक्यूमेंट पेश करना है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हमने उसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी कि वो जा करके दे हमारे बिहाफ पर। या नंबर 3 पर कोई लीगल एक्शन लेने के लिए, कहीं पर कोई लीगल एक्शन लेना है तो, और हम यहाँ पर दूर बैठे हैं, हम नहीं ले पा रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति है कि हम नहीं ले पा रहे हैं, हम किसी को एंटाइटल कर देते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं, वो हमारे बिहाफ पर लीगल एक्शन ले सकते हैं। किसी केस में पैरवी करने के लिए कि कोई मैटर दूर बाहर का है तो उसमें हम यहाँ पे इतनी दूर बैठे हैं, हमारी परिस्थिति अलाउ नहीं कर रही है, हम किसी दूसरे को पावर ऑफ अटॉर्नी दे करके ये कह सकते हैं कि इसकी पैरवी अब तुम करोगे। तो इनके द्वारा सारी उस केस की सारी देखभाल, नोटिस रिसीव करना, जवाब देना, ये करना, समझ लीजिए कि वो हम ही कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ से बैठे रहेंगे, हम नहीं करेंगे, हमारे ब्याह पर वो करेंगे। तो ये इन परिस्थितियों में पावर ऑफ अटॉर्नी दी जाती है। लेकिन क्यों दी जाती है? तो इसकी वजह से भी हमने 4 कारण हैं। क्या? कि पहला, स्वास्थ्य कारणों से, भाई तबीयत ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस काबिल है नहीं कि सोच विचार ज़्यादा कर सकें, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, एक एक्सपर्ट को दे दी, अपने जानकार को दे दी, उन्होंने उसको आगे फॉरवर्ड करके अपनी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। दूसरा, संपत्ति के एक स्थान से अलग स्थान पर रहने के
की वजह से दी जाती है। क्या कि भाई प्रॉपर्टी तो कहीं और है, दूर है, और हम रहते हैं कहीं और, तो देने वाला वो इतनी दूर जाके कैसे करे, तो इसलिए वहाँ पर एक लोकल आदमी को पावर ऑफ अटॉर्नी जारी कर दी। या बिजी रहने की वजह से कि व्यस्त इतना रहते हैं, इतना काम धंधा है कि टाइम नहीं मिलता, तो किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। और नंबर 4 पे ओल्ड एज की वजह से, तो भाई ओल्ड एज हो गई, अब देखभाल नहीं की जा सकती, तो किसी को उनकी सारी देखभाल, उनको प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कितने प्रकार की होती है। तो मित्रों, ये पावर ऑफ अटॉर्नी हम दो प्रकार की होती हैं। पहली कौन सी? जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी। इसमें मैंने जैसे बताया कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी, तो इसका मतलब है सारे अधिकार दे दिए, उससे संबंधित जो भी हमने पावर ऑफ अटॉर्नी में जिसमें लिखा है सारे अधिकारों को हो गए। और दूसरी कौन सी होती है? ये होती है स्पेशल पावर ऑफ, स्पेसिफिक पावर ऑफ अटॉर्नी। तो ये स्पेसिफिक काम के लिए होती है कि सब इस फलाना आदमी को ये काम करने के लिए हम पावर ऑफ अटॉर्नी इशू कर रहे हैं, तो इस काम के लिए ही इनकी अधिकार ट्रांसफ़र हुए, बाकी के लिए नहीं हुए। और अगर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी तो सबके लिए हो गए। अब आता है क्वेश्चन, पावर ऑफ अटॉर्नी कौन दे सकता है? तो इसके लिए 2 शर्तें हैं। एक तो ये कि एज, आयु जो है वो 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए, और दूसरा जो पावर ऑफ अटॉर्नी इशू कर रहा है वो साउंड माइंड का होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का होना चाहिए। और इसमें जितने प्रकार स्वयं खुद को प्राप्त हैं, जितने प्रकार के अधिकार उसको खुद को प्राप्त हैं, ये सारे अधिकार पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर, जिसको एजेंट कहा जाता है, उसको मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इशू कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी को रजिस्टर्ड होना आवश्यक है? देखिए, पावर ऑफ अटॉर्नी को नोटराइज तो कराना ही चाहिए, लेकिन अगर उसकी लीगल वैल्यू ज़्यादा करनी है तो उसको रजिस्टर्ड भी करा लेना चाहिए। तो रजिस्टर्ड अगर पावर ऑफ अटॉर्नी है तो वो अपने लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मजबूत डॉक्यूमेंट है, तो इसलिए इसको नोटराइज तो कराना ही चाहिए। साथ में अगर हो सके तो उसकी लीगलिटी को मजबूत करने के लिए उसको रजिस्टर्ड भी करा लेना चाहिए। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल कब हो सकती है? क्या कैंसिल हो सकती है? हाँ, कैंसिल भी हो सकती है। तो उसके बारे में कई क्लॉज हैं। देखिए, सबसे पहले एक तो ये कि उसकी लिमिट, उसकी सीमा क्या है। अगर पावर ऑफ अटॉर्नी में ये लिख दिया कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी केवल 3 वर्ष या इतने तारीख तक के लिए है, या कर निर्धारण असेसमेंट ईयर 2000 इतने से इतने तक के लिए है, तो उस पीरियड के लिए ही वो पावर ऑफ अटॉर्नी लीगल मानी जाएगी, और जैसे ही वो पीरियड ख़त्म होगा ऑटोमेटिकली वो कैंसिल हो जाएगी। मतलब कहने का ये कि जो उसके अंदर समय सीमा लिमिट लिख दी गई है, उसके पूरा होते ही वो डॉक्यूमेंट एकदम कैंसिल हो जाएगा और उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरा तरीका ये है कि पावर ऑफ अटॉर्नी किसी स्पेसिफिक काम को अगर हम देते हैं, स्पेसिफिक, जैसे ही वो काम पूरा हो जाता है वैसे ही वो पावर ऑफ अटॉर्नी अपने आप ही वो कैंसिल समझी जाएगी। काम पूरा होते, स्पेसिफिक काम के लिए दी गई थी, स्पेसिफिक काम पूरा हो गया, पावर ऑफ अटॉर्नी ख़त्म मानी जाएगी। तीसरा ये है कि जो पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है उसकी डेथ हो जाए या वो दिवालिया घोषित हो जाए तो भी पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल मानी जाएगी। ये नहीं कि साहब उसके बाद उसके उत्तराधिकारी आ जाएंगे, कोई नहीं आ सकता। उसकी पावर ऑफ अटॉर्नी, उसकी डेथ होते ही पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसिल हो जाती है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी कई बार हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी होती है, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब पावर ऑफ अटॉर्नी अगर कोई है, चल रही है, तो और उन दोनों के बीच में डाइवोर्स हो गया या लीगल सेपरेशन हो जाता है, तो ये डाइवोर्स होते ही पावर ऑफ अटॉर्नी ऑटोमेटिकली निरस्त मानी जाएगी, कैंसिल मानी जाएगी। उस पावर ऑफ अटॉर्नी का कोई असर नहीं रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ द डाइवोर्स। फिर आते हैं कि इसको जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करी है, क्या वो इसको कैंसिल कर सकता है? हाँ, वो इसको कैंसिल करने का उसके पास अधिकार है, और वो उसको प्रॉपर वे में जिस तरह से उसने दी थी, अगर उसने रजिस्टर्ड करा के दी थी तो रजिस्टर्ड करा करके कैंसिल भी कर सकता है, और कैंसिल हो जाने के बाद पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर को कोई राइट नहीं होते हैं। लेकिन इसके अलावा एक पावर ऑफ अटॉर्नी में वो होती है इररिवोकेबल, जो कभी कैंसिल नहीं कराई जा सकती। तो अगर उसमें क्लॉज ये डाला गया है कि ये पावर ऑफ अटॉर्नी इररिवोकेबल है तो इसको कैंसिल नहीं कराया जा सकता।
उसमें शर्त होनी चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए कि ये इर्रिवोकेबल है, तो इसके बाद फिर उसको कैंसिल नहीं कराया जा सकता। अब एक बात ये आती है कि क्या किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी इशू करी और जिसके मतलब प्रिंसिपल ने एजेंट को करी, और एजेंट क्या उस पावर ऑफ अटॉर्नी के को बेस बनाकर क्या थर्ड आदमी को भी पावर ऑफ अटॉर्नी इशू कर सकता है? तो एक तो क्वेश्चन ये हुआ, क्यों इसको की ज़रूरत पड़ेगी, इसको मैं थोड़ा आगे लूँगा। तो हाँ, जवाब है हाँ, कर सकता है, लेकिन इसके साथ में एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि पावर ऑफ अटॉर्नी जो प्रिंसिपल है जिसने पहली बार इशू करी है, वो उसमें पावर ऑफ अटॉर्नी में ये शर्त, ये कंटेंट डाल दे, ये लिख दे कि जिसको मैं पावर ऑफ अटॉर्नी इशू कर रहा हूँ वो भी किसी नए पावर आदमी को पावर ऑफ अटॉर्नी इशू कर सकता है, वो अपना कोई एडवोकेट अपॉइंट कर सकता है, वो पावर ऑफ अटॉर्नी किसी थर्ड आदमी को भी दे सकता है। अगर ये शर्त दी गई है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी थर्ड को भी दी जा सकती है। लेकिन अगर ये शर्त नहीं दी है तो वो पावर ऑफ अटॉर्नी उस एजेंट को जिसको दी गई है वो इसके आगे किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी इशू नहीं कर सकता। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको अभी हम लेते हैं। मित्रों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया 20 फरवरी 2023, अभी कुछ समय पहले ही, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। वो जजमेंट कौन से मामले में आया, पहले तो ये देख लेते हैं। यह है मीता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस महिंद्रा जैन, SLP क्रिमिनल नंबर 6220 ऑफ 2019, और ये डेट ऑफ ऑर्डर है 20 फरवरी 2023। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑर्डर आया। अब इसमें क्यों मैं इसको इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, देखिए मैंने इसकी जो 2 लाइनें पढ़ के सुना रहा हूँ। द लॉ इज सेटल्ड दैट दो द जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कैन नॉट डेलीगेट हिज पावर टू अनदर पर्सन, बट द सेम कैन बी डेलीगेटेड व्हेन देयर इज ए स्पेसिफिक क्लॉज परमिटिंग सब डेलीगेशन। अगर स्पेसिफिक क्लॉज है दिया हुआ कि वो आगे किसी को पावर अटॉर्नी आगे भी ट्रांसफर कर सकता है, तो फिर वो पावर ऑफ अटॉर्नी वैलिड मानी जाएगी। लेकिन अगर ये क्लास नहीं पड़ा हुआ है तो वो आगे नहीं कर सकता। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है जो कि इसी साल आया है। अब मित्रों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी जगह क्या होता है कि प्रॉपर्टी को हम लोग एक सेल परचेज करते हैं, लेकिन समस्या क्या है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में एक ऑर्डर दिया और उसमें ये कहा कि टाइटल का जो ट्रांसफ़र होगा, मतलब सेल परचेज कुछ भी करते रहिए आप, टाइटल का जो ट्रांसफ़र होगा प्रॉपर्टी का वो तभी लीगल होगा जबकि वो बाकायदा उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाए। अगर एक आदमी बेच रहा है दूसरे को, तो जब तक रजिस्ट्री नहीं हो जाती तब तक उसका ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह के लिए लीगल नहीं माना जाएगा। तो अब कैसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे रजिस्ट्री संभव नहीं है, जैसे कच्ची कॉलोनी है, जैसे अनधिकृत अनऑथराइज्ड कॉलोनियाँ हैं, जैसे एग्रीकल्चर लैंड को रेजिडेंशियल लैंड में कन्वर्जन का मामला है। बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिसमें कि गवर्नमेंट परमिट नहीं करती कि आप इसको रजिस्ट्री करें। अब जब रजिस्ट्री कर नहीं सकते लेकिन जो होल्ड करता है वो उसको बेचना चाह रहा है तो कैसे बेचे, तो इसके लिए उन्होंने 3-4 चीज़ें बनाई हुई हैं। वो डॉक्यूमेंट ले लिए जाते हैं और जिनसे क्या और कब्जा दे दिया जाता है। तो वो कौन से हैं, एक तो सेल एग्रीमेंट हो जाता है, एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी हो जाती है, एक विल हो जाती है, एक एफिडेविट हो जाता है और पेमेंट रिसीट हो जाती है। लेकिन ये सब डॉक्यूमेंट तो बन जाते हैं, लेकिन क्या हुआ, रजिस्ट्री नहीं हुई। तो रजिस्ट्री नहीं हुई तो लीगल ट्रांसफ़र नहीं हुआ, लीगल ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो अब ये सारे डॉक्यूमेंट बन गए। तो पावर ऑफ अटॉर्नी तो कभी भी, मैंने बताया, कैंसिल भी हो सकती है, इन जो मैंने अभी ऊपर बताया। तो उसके लिए एक विल कर ली जाती है कि भाई अगर जिसने वो दे रहा है, जिसको वो बेच रहा है, तो वो अगर उसकी डेथ हो जाती है तो विल के हिसाब से जो होल्ड करता है, जिसके पास कब्जा है, जिसने लिया है, उसको नुकसान ना हो। ये सब चीज़ें से तो कर ली जाती हैं। लेकिन आगे इस समस्या से कैसे बचा जाए, तो इसको बचने के लिए ये ज़रूरी है कि इसके लीगल रूप से इसकी रजिस्ट्री करवा ली जाए। अगर रजिस्ट्री नहीं है तो फिर ये वाले डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में बना लिए जाएं और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उसको कर दिया जाए। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में ये बात ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट जो सुप्रीम कोर्ट का मैंने जजमेंट लिया वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि उसमें ये क्लास देना ज़रूरी है। क्योंकि कच्ची कॉलोनी, जैसे मैंने कहा, जिसकी रजिस्ट्री परमिट नहीं है, उसके
किसी सेलर ने ए ने दूसरे को बी को बेच दिया। अब बेच तो दिया उसने, ये सब डॉक्यूमेंट, सेल एग्रीमेंट, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, बिल, एफिडेविट ऑफ पेमेंट, रिसीट सब बना ली, कब्जा भी ले लिया, लेकिन उसने पावर ऑफ अटॉर्नी में ये क्लॉज नहीं डाला। तो क्लॉज नहीं डाला तो वो आगे तो किसी को बेच नहीं पाएगा, क्योंकि रजिस्ट्री तो हो नहीं रही है। तो इसलिए वो आगे पावर ऑफ अटॉर्नी कैसे करेगा, क्योंकि ये उसको पावर ऑफ अटॉर्नी आगे फॉरवर्ड करने की। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि ये ऐसे मामलों में ये देख लेना बहुत ज़रूरी है कि पावर ऑफ अटॉर्नी का जो मैटर है उसमें एक क्लॉज ये वाला डालना बहुत ज़रूरी है कि भाई वो आगे भी पावर ऑफ अटॉर्नी कर सकता है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज पावर ऑफ अटॉर्नी के संबंध में आपको काफ़ी सारी जो जानकारी मिल गई होगी, और जो कभी भी समस्याएं होती हैं उनका निराकरण करने के लिए यह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट रोल करेगा। नमस्कार।